रात का आसमान हमेशा से इंसानियत के लिए एक अजूबा रहा है। अनादिकाल से यह हमारे सपनों का कैनवास और यात्राओं का नक्शा रहा है। हम ऊपर देखते हैं और अनगिनत तारे देखते हैं, जैसे किसी गहरे मखमली कपड़े पर बिखरे हुए अनमोल गहने, जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पर प्राचीन भारत में यह रिश्ता और भी गहरा था। यहाँ आसमान को देखना सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक परंपरा थी, जिसे ज्योतिष कहा गया। ऋषि सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वे आसमान के सच्चे ऑब्जर्वर और गणितज्ञ थे, जिनका लक्ष्य स्वर्ग की भाषा को समझना था। उन्होंने ग्रहों की चाल को हैरतअंगेज सटीकता के साथ मैप किया। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में उन्होंने साल की लंबाई की सटीक गणना की। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि विशाल खगोलीय वेधशालाएं थे, जिनका स्थापत्य संक्रांति और विषुव जैसी आकाशीय घटनाओं से सुनियोजित था। वे आसमान में अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक दिव्य और व्यवस्थित प्रणाली देखते थे, एक सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे उन्होंने रथ कहा। इस भव्य डिजाइन में ग्रह नियमित पथों और निश्चित चक्रों का पालन करते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांडीय नृत्य में। इस ज्ञान ने पंचांग जैसे जटिल कैलेंडरों को जन्म दिया। इसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के ग्रहणों की भविष्यवाणी करने और खगोलीय दूरियों की गणना करने को भी संभव बनाया। भारतीय खगोल विज्ञान के दिल में नवग्रह का विचार है। ग्रह शब्द का संस्कृत में अर्थ है पकड़ने वाला। ये 9 प्रभावशाली तत्व पृथ्वी पर जीवन की लय को पकड़ने या प्रभावित करने वाले माने जाते थे। इनमें पहले 7 हैं नग्न आंखों से दिखाई देने वाले खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। फिर आते हैं 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। ये भौतिक पिंड नहीं, बल्कि अदृश्य गणितीय बिंदु हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें लूनर नोड्स कहता है। वे सटीक बिंदु जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के क्रांतिवृत्त यानी सूर्य के स्पष्ट पथ को काटती है। प्राचीन ऋषियों ने समझा कि ग्रहण की घटनाएं तभी होती हैं जब चंद्रमा इन अदृश्य बिंदुओं के पास होता है। इस जटिल ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली कहानी बनाई। राहु द्वारा सूर्य को निगलने की कथा अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य को याद रखने का एक शानदार तरीका थी। यह ज्ञान सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, इसने समाज को रूप दिया। त्योहार, खेती और अनुष्ठान सब कुछ आकाशीय तालमेल पर सजे थे। नवग्रह प्रणाली एक ऐसी विश्व दृष्टि का प्रमाण है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। ब्रह्मांड के साथ लय में जीने का एक तरीका। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों ने एक असाधारण ब्रह्मांडीय मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें न केवल ग्रहों की स्थिति, उनके घूमने का समय और ग्रहण की सटीक गणना का वर्णन था, बल्कि यह ब्रह्मांड के विशाल आयामों का भी अनुमान लगाता था। कुछ व्याख्याओं में सूर्य को केंद्र में रखने के संकेत भी मिलते हैं, एक विचार जो सदियों बाद यूरोप में स्थापित हुआ। उदाहरण के लिए, सूर्य सिद्धांत में एक ट्रॉपिकल वर्ष की लंबाई 362 दिन बताई गई, जो आज के स्वीकृत मान 319 दिनों के आश्चर्यजनक रूप से करीब है। इतना ही नहीं, बुध और शनि जैसे ग्रहों के व्यास और उनकी औसत गति की गणना भी की गई, जो उस युग के सीमित उपकरणों को देखते हुए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इन सटीक गणनाओं को संभव बनाने के लिए इन ग्रंथों ने सोफिस्टिकेटेड गणित, विशेषकर त्रिकोणमिति और ज्यामिति का प्रयोग किया। इस ज्ञान को केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि संस्कृति में गूंथ दिया गया। नवग्रह स्तोत्र जैसे भजन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ये सिर्फ भक्ति गीत नहीं, बल्कि खगोलीय ज्ञान को याद रखने के सरल सूत्र थे। 9 ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रह और 2 लूनर नोड्स राहु और केतु की स्तुति करते हुए ये श्लोक उनकी सापेक्ष गति और विशेषताओं को काव्यात्मक रूप से संजोते थे। इस तरह जटिल खगोलीय विचार मंदिरों और घरों का हिस्सा बन गए, और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आम लोगों के जीवन में भी जीवित रहा। लेकिन दुख की बात है कि सदियों तक इतिहास की एक संकीर्ण व्याख्या ने यह कहानी सुनाई कि आधुनिक खगोल विज्ञान का उदय केवल यूरोप में कोपरनिकस और गैलीलियो के साथ हुआ। इस यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण में भारत के मौलिक योगदान को अक्सर एक मामूली फुटनोट बना दिया गया। जबकि ग्रीक खगोल विज्ञान कॉर्ड का उपयोग करता था, भारतीय गणितज्ञों ने ज्ञा, जया या साइने की अवधारणा विकसित की। यह गणना के लिए कहीं ज्यादा शक्तिशाली उपकरण था, जो बाद में अरब जगत से होते हुए यूरोप पहुंचा और आधुनिक त्रिकोणमिति का आधार बना। इसी तरह
राहु और केतु केवल पौराणिक पात्र नहीं थे, वे असल में चंद्रमा की कक्षा के उन दो बिंदुओं लूनर नोड्स का गणितीय प्रतिनिधित्व थे जहां वह सूर्य के पथ को काटती है। इन नोड्स की सटीक गणना करके ही ग्रहण की भविष्यवाणी संभव थी। यह एक बेहद उन्नत सोच थी। आज जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसकी नींव में वही प्राचीन गणितीय प्रतिभा है। दशमलव, शून्य और त्रिकोणमिति जैसे उपकरण जो यहीं विकसित हुए, आज विज्ञान और तकनीक की वैश्विक भाषा है। हमारे फोन के जीपीएस से लेकर मौसम के जटिल मॉडल्स तक हम हर दिन उन्हीं गणितीय आधारशिलाओं का लाभ उठा रहे हैं जिन्हें हजारों साल पहले उन मनीषियों ने स्थापित किया था। इतिहास को पूरा करना है तो इस ज्ञान को उचित स्थान देना होगा। यही वास्तविक निष्पक्षता है। ये विरासत हमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं देती, बल्कि जिज्ञासा, सूक्ष्म अवलोकन और गहरी सोच की एक पूरी परंपरा से जोड़ती है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, ये आकाशीय पिंड हमें याद दिलाते हैं कि हम सितारों तक पहुंचने की एक निरंतर और गौरवशाली कहानी का हिस्सा हैं।